अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में इस वक्त पीटीआई डी चौक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अली मीन गंडापुर पेशावर से एक जुलूस की क़ियादत करते हुए आ रहे हैं और इस्लामाबाद में डी चौक पे कोशिश जिन लोगों ने भी की है पहुंचने की, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार होने वालों में खान साहब की बहन अलीमा खान भी शामिल हैं जो डी चौक पहुँच चुकी थी, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह पुलिस और कारकुनों के दरमियान यहाँ पे काफ़ी आंख मचोली जारी रही। सारा दिन शेलिंग की है पुलिस ने। 500-600 के करीब लोग डी चौक के करीब पहुँचने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया और अली मीन गंडापुर ने कहा कि वो हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है पीटीआई पर कि पाकिस्तान में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होना था, उसकी तैयारी चल रही है, उसके एडवांस डेलीगेशन आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी की टीम्स आ रही हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद को इस तरह का माहौल प्रोवाइड करना जिसमें एहतजाज हो रहा है, एक तरफ से मुजाहिरीन आ रहे हैं, दूसरी तरफ से पुलिस शेलिंग कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, सड़कें बंद की जा रही हैं कंटेनर्स लगा के, ये कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं देगा पाकिस्तान का, जो कि बात दुरुस्त भी लगती है लेकिन हो यही रहा है। और आज ही मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम, वो यहाँ पे मौजूद थे। दोपहर के बाद वो वापस गए 3 दिन के दौरे के बाद, तो ये एक और एक्टिविटी थी, उसके दौरान ही ये सारे हंगामे शुरू हो गए। और अब आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ना सिर्फ ये कि रेंजर्स तलब कर ली गई है इस्लामाबाद में, बल्कि अब तो फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है और इस्लामाबाद का निज़ाम फ़ौज के हवाले कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टेंशन का माहौल है। और बहुत मुश्किल से हम आज दफ्तर में पहुँचे हैं। 2014 में भी जब चीनी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, उस वक्त सी पैक का आगाज़ होने वाला था, तब भी इस्लामाबाद में धरना जारी था और उनका दौरा मनसूख हुआ। इस बार चीन के इत्तेफाक से चीन ही के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और फिर ये हंगामा चल रहे हैं। और इस पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पीटीआई को लाशों की सियासत की तलाश है, लाशों की तलाश है अपनी सियासत के लिए। क्यों कहा जा रहा है? पहले अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि एक गोली चलाएंगे तो 10 चलाई जाएंगी। तो जनाब ये हालात हैं, गोलियां चलाने की धमकियां हैं, गुलेले हैं और डंडे हैं कारकुनों के साथ। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। अली मीन गंडापुर का काफ़िला हैवी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, वो हैवी मशीनरी जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए होनी चाहिए थी। और मेट्रो सर्विस बंद है इस्लामाबाद में, मोबाइल फ़ोन बंद हैं इस्लामाबाद में, इंटरनेट बंद है इस्लामाबाद में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं इस्लामाबाद में। और हमें ज्वाइन किया है उमैर नियाज़ी साहब ने, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। MNAs को पीटीआई के कहा गया है कि आप लोगों ने आज के इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि पीटीआई ये चाहती है कि उनका कोई MNA गिरफ्तार ना हो, क्योंकि जो तरामीम आने वाली हैं, आइनी तरामीम, उसमें पीटीआई के नंबर्स कम ना हो। उमैर नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से। मैंने थोड़ा सा मंजरनामा आपके सामने रखा, सीधा सवाल, क्या आपका एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोताज करने की कोशिश है, जैसे पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट मनसूख किया गया था 2014 में? अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगाए तो मेरे ख़्याल से फिर इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, इन्हें ग्लोबल दुनिया का अंदाज़ा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ना तो G7 का हिस्सा है ना ब्रिक का हिस्सा है, दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त मईशत कंट्रोल कर रही हैं। अगर G7 की आप एग्ज़ाम्पल उठा लें तो 50% मईशत को वो ममालिक कंट्रोल करते हैं। अगर ब्रिक के उठा लें तो 4 मुल्कों की तंजीम जो शुरू हुई अभी भी 12-13 पे है, वो 40% मईशत को कंट्रोल करती है। SCO का बैकग्राउंड देख लें, बुनियादी तौर पे एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी और उस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा कौन है? हमसे बड़ा पार्टनर इंडिया ऑलरेडी उसमें मौजूद है। मतलब एज सच अगर आप उसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस देख लें तो वो नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप इससे जोड़ना चाहें तो देखें, इसमें रशिया बैठा है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो निकाली गई वो इसी बुनियाद पे निकाली गई, रशिया जाने पे। अभी पहले हम अपना डिसाइड तो कर लें कि हमारा किबला है किस तरफ। हमने रशिया चाइना के साथ जाना है, हमने अमेरिका की तरफ जाना है, मतलब हम ये ही नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो ये बेसिकली एक वैसे बहाना है। मकसद क्या है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क में ना हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्रश करने के लिए। लेकिन आपने खुद जैसे भी इसकी अहमियत को रहने दें और आज इसकी अहमियत कितनी है इस पे हम चलें, अभी बात नहीं करते। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन टाइमिंग कुछ भी है। SCO सिक्योरिटी की है, नॉन सिक्योरिटी है, छोटी है, बड़ी है। एक पाकिस्तान में 7-8 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं तो एक मुल्क की ज़ाहिर है गुडविल तो बनती है,
वो छोटी बड़ी को छोड़ दें, उस वक्त इस्लामाबाद को बंद करना या वहाँ हंगामा करना, एहतजाज करना, आप समझते हैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकता था? अच्छा देखें, इस्लामाबाद को हमने तो बंद नहीं किया, बंद जिन्होंने किया है, जिन्होंने कल से कंटेनर लगाए हैं। अगर एक एहतजाज हो भी जाए तो अगर डी चौक पे होता है तो क्या होगा कि एक शाहराह बंद होगी, आपकी जो है ना श्रीनगर हाईवे तो खुली हुई है, और जो आपने मामला लेके आ रहे हैं, आपने वाकई से लेके आ रहे हैं। फिर जिस तरह के मुल्क में हम रह रहे हैं, देखें मोटरवे आपका एसेट है, उस पर आपने ट्रेंचेस खोदी हैं, मतलब कौन सा कानून इजाज़त देता है गवर्नमेंट को ट्रेंचेस खोदने का? फिर देखें ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस आप कितना कर रहे हैं। देखें एक एहतजाज होता है, एहतजाज किसी भी जगह पे हो सकता है, एक कितनी मखलूक आ जाएगी, पूरा पाकिस्तान तो नहीं आ रहा ना। अगर आके एक रोड पे बैठ जाते हैं, साइलेंटली बैठ जाते हैं, तो आपको उस मैसेज से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ये टाइमिंग जो है इसमें कोई गलती नहीं, इन्हीं दिनों में करना लाजमी है, ये कह रहे हैं आप? देखें इन दिनों में क्यों करना लाजमी है, क्योंकि देखें आइनी तरामीम का तनाजुर आपके सामने है। देखिए बात ओपन होनी चाहिए कि पीटीआई बड़ी ओपनली इस चीज़ के अगेंस्ट है, जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ मनूवर करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बैलेंस ही इस मुल्क में ख़त्म करने जा रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए ताबे करने चाह रहे हैं एक और फोर्स के नीचे। तो ये चीज़ को तो आगे जमहूरी कुव्वतों ने ही देखना है। अगर हम एज ए जमात नहीं देखेंगे और अगर दूसरी पार्टीज़ इस पर साइलेंट हो जाएंगी, इस क्राइम का हिस्सा बन जाएंगी, तो देखें हिस्ट्री हमें जस्टिफाई नहीं करेगी। और इन्हीं दिनों में ये ठीक है, मैं समझ गया आपका मौक़िफ़ समझ गया, लेकिन इन्हीं दिनों में पहले या बाद में तरामीम, मेरा नहीं ख्याल अगले 5-7 दिन में हो जाएंगी, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके ख्याल में मुल्क की परसेप्शन, मुल्क की इज़्ज़त ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या ये मुजाहरा? अगर कलेक्टिव सोच की मैं बात करूं, मैं सियासी बुनियादों पे, पार्टी की बुनियादों पे नहीं बात कर रहा। ठीक कह रहे हैं। देखें हमने कोई ये ऐसे तो नहीं इन्फर कर लिया। गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, हमने भी देखी। कल वो किस लिए चलाई गई कि जी 21 तारीख से पहले, मेरे केक कटने से पहले जो है ना ये आईनी तरामीम पास होंगी। फिर गवर्नमेंट के बंदे खुद कह रहे हैं कि वो नहीं हुई, सियासी कुव्वतों के साथ बैठ ही नहीं रहे, तो फिर यही तो होना है। नहीं देखें मुज़ाकरात का देखें ना, हमें असल में देखें कॉन्टेक्स्ट हम भूल गए हैं। देखें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दैट इज़ अ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, और वो होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात देखने हैं। जो सिक्योरिटी के मामलात में शायद इम्बैलेंस भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी से नहीं होगी, और वो मैं समझता हूँ एक हद तक ठीक भी है। उनका वो बड़ा रोल जस्टिफाइड है। हर किसी को रियलाइजेशन है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे लिए आर्मी कितनी इंपॉर्टेंट है, आर्मी का से कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने न्यूक्लियर स्टेट की और आर्मी की बात की है, तो अगर मुझे इजाज़त दें, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बात की समा से, आपने इसकी बात की ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और फौज की बात की है, उन्होंने भी कुछ फरमाया, ज़रा सुनिए, आप दीजिएगा। इजराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, हमारे साथ कोई उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फ़ौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान ख़ान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला हो। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। इमरान ख़ान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान ख़ान इनका सरबराह है। इमरान खान, टीटीपी और इसराइल, उमैर नियाज़ी साहब क्या फरमाएंगे आप इसमें? अच्छा देखें, ये तो फिर अपने पास्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। ये जो टाइमिंग की बात आ रही है ना, बार बार 2014 में चीन का सदर आ रहा था, 2024 में चीन का वज़ीर आज़म आ रहा है, और दोनों दफ़ा आपकी जमात डी चौक में आके कह रही है हमने यहीं पे हंगामा करना है। आप संगजानी भी कर सकते थे कि श्रीनगर हाईवे पे भी कर सकते थे। अच्छा, क्यों डी चौक? वाई? दोनों दफा 10 साल का फर्क है, फिर वही काम। जो आप डी चौक का बात कर रहे हैं, देखिए डी चौक के हमको रेड जोन घुसने की बात तो नहीं कर रहे। देखिए चीज़ों को ये बिल्कुल ही जो है ना और तरह से कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन्हें ख़तरा कुछ और है। देखें पिंडी में जो इन्होंने देखा है उसके बाद से हुकूमत वाकई घबरा गई है। पिंडी वाला जो लियाकत बाग में लोग पहुँचे, इनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि लोग पहुँच जाएंगे उस तरह से। ये घबराई हुई हुकूमत है, जिस तरह के स्टेप ले रहे हैं। देखें कल से इन्होंने जो है ना श्रीनगर हाईवे
नहीं, उसे श्रीनगर वाकई बना दिया है। जिस तरह की ये शेलिंग कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, आज मोबाइल सर्विस ट्विन सिटी में क्या लाहौर में भी नहीं है, लाहौर के रास्ते अभी बंद हो रहे हैं। हालांकि कल क्या होना है, मैक्सिमम लोगों ने कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान जाके केक कटिंग सेरेमनी करनी है। देखिए इनमें इतनी भी अदम बर्दाश्त नहीं है। देखिए ओवरऑल हमने थोड़ा सा हौसला पैदा करना होगा। देखिए हमारी हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान आए 2019 में, उन्होंने धरना किया ना, तो हमने ठीक है उसकी कॉस्ट पे की, वो आए 2021 में 2022 में बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, तो हमने बर्दाश्त किया। देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं, साथ साथ उनका फोकस अपने बाकी चीज़ों पे भी होना चाहिए। मगर इस वक्त गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने बाकी फोकस सारा छोड़ दिया है और सारे का सारा फोकस तहरीक इंसाफ कर लिया है, जो कि मेरे ख्याल से उनकी जो है ना अच्छा, ये बताइएगा, उन्हें चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। ये बताइएगा कि अभी क्या आपका लाएमल है कि आज अगर डी चौक में हुकूमत नहीं पहुंचने देती आपको, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद क्या प्लान है? देखिए आज के तो कॉल है ही नहीं ना, ओवरऑल कॉल है कि डी चौक पहुंचना है। अब अली अमीन को ये 2 दिन में पहुंचने दे, जितने मर्जी दिन लग जाए, पहुंचने दे, इनकी मर्जी है, लग जाए। देखिए वो तो काफिला निकला हुआ है, वो तो अपनी कोशिश करेगा, आएगा। देखिए अब हम कोई इन्वेडर तो है नहीं ना, इन्होंने बना लिया है शायद कि लेट्स सपोज पहुंच गए डी चौक एक दिन, फर्ज करें कल पहुंच जाते हैं, परसों पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए सिंबॉलिक प्रेजेंस है, उधर आके यही बात होगी कि जो आईनी तरमीम आई जा रही है गैर आईनी है, ठीक है। जो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी हुआ है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए हम पॉलिटिकल प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, वो तो इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा कि अगर जब तक ये तो नहीं है कि हमने आके इसके बगैर मुमकिन, अमैर साहब नहीं, इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा जब तक आप वहाँ बैठ नहीं जाते। तो आप आएंगे, उठ के चले गए वापस, तो वो फिर आईनी तरमीम पास कर लेंगे, तो बैठेंगे, रियलाइजेशन हो जाती हैं। देखें अभी मैं कुछ इस तरह से कहना नहीं चाह रहा, कबलज़ वक्त होएगा, मगर देखें मुझे हुकूमती इत्तेहाद में दरार नज़र आ रही है। देखें अगर मैंडेट लेके नून लीग से अगर बिलावल भुट्टो को दे दिया जाए और वो जगह जगह जाके आईनी तरमीम का अच्छा होने का बयान कर रहे हैं, तो देखें कुछ मसला है उनके अपने ही कैंप में। ये अभी इतना आसान नहीं है कि इस तरह कैरी कर जाएगी, मगर अभी इस आईनी तरमीम पहले तो टेबल होनी है, पास भी होगी तो इसने जुडिशरी का टेस्ट भी पास करना है और इसी सुप्रीम कोर्ट से पास करना है, तो ये अभी इतना आसान नहीं है। ठीक है, उमैर नाज़ी साहब हमसे बात करने का, और बात हो रही है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को, सियासत को, उनकी सियासत को लाशों की तलाश है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पुरअमन तरीके से ये सारी चीज़ें हों, सियासत हो तो पुरअमन हो। और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू जो है वो इसी से रिलेटेड है, तरमीम है और एहतजाज है। क्या अक्टूबर हुकूमत के लिए भारी होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, और हॉट इशू हमारा जो है वो तरमीम, एहतजाज, और जो आज से इस वक्त जारी है, जिसका हम आपको मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं, आप फुटेजेस भी देख रहे हैं। और अक्टूबर हुकूमत के लिए बहुत अहम है। क्यों है? हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी आज घर में महदूद हुए हुए हैं। हम भी बड़ी मुश्किल ऑफिस में पहुँचे, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब भी अपने घर में टेक्सला में हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अफसार साहब। क्या हालात हैं आपके घर के? क्योंकि आपका घर भी उसी रास्ते पे है जहाँ से सुना है तूफान आ रहा है या सुनामी आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो हालात नॉर्मल हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक ज़रूर है, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल GT रोड, मेन GT रोड पे वाक़ है। फिर वक्त तो खैर मैं अपने पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट में हूँ और वहीं से आपसे थ्रू स्काइप जो है रब्ता हो रहा है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब आप इजाज़त नहीं लेंगे, जब आप धावा बोलने का कहेंगे, जब आप पड़ाव का कहेंगे कि हमने इस्लामाबाद आना है, डी चौक आना है और डी चौक में आके हमने धरना देना है, और जब आपके मुल्क के हालात ऐसे हों कि आपकी इंटरनेशनल डेलीगेशंस आई हों, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हों, फिर SCO हो रहा हो और वहाँ पे जितनी डिग्निटरीज हैं वो आएंगी, और उससे पहले जो है सऊदी डेलीगेशन ने भी आना है और चाइनीज़ प्रीमियर ने भी आना है, तो ये तमाम तर वो एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि पाकिस्तान बहुत कुछ अचीव कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आने वाले जो साल हैं या आने वाले जो माह हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिरी बात है, जब भी कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है, खा वो 2014 हो या 2024 हो,
तो एक सियासी जमात जो है वो इंतशार के नाम पे एहतजाज का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करती है और हमेशा की तरह वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को या इकोनॉमिक जो एंगेजमेंट है या इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जो है उसको रोकने के लिए, उसके रास्ते में हाइल होने के लिए बेसिकली कोशिश करती है कि पाकिस्तान किसी तरह इकोनॉमिकली प्रोग्रेस ना कर जाए, पाकिस्तान किसी तरह बेहतरी की तरफ ना जाए, पाकिस्तान किसी तरह अपने आप को तो बेसिकली वर्ल्ड स्टेज है उस पर मनवा ना ले। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि टाइमिंग ठीक नहीं है इस एहतजाज की। अब टाइमिंग से मुझे ये याद आया कि आपके मुखालफिन जो हैं PTI है और मौलाना फजल रहमान भी अब आपके मुखालफिन में से ही हैं आइनी तरमीम के इशू पे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की टाइमिंग आइनी तरमीम के हवाले से भी ठीक नहीं है और जो आर्टिकल 63A का फ़ैसला आया उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं है। तो हमारी सारी लड़ाई टाइम है या असल इंसिडेंट्स पे है? देखिए, असल तो आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही कि उनको शायद टाइमिंग से एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 63A की बात करें तो उसका रिव्यू 2.5 साल से पेंडिंग था। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल हालत जो है, जिस तरह फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इन्विजिज किया था, वो वापस उस हालत पे उसकी बहाली हो चुकी है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक तो अगर गुनाह होना ही है, वोट देना है अपनी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ या उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुनहरफ होकर आपने वोट देना या एब्सटेन करना है, तो ये ऑब्वियसली उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। डिफेक्शन क्लॉज के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन वोट तो कम से कम काउंट होगा। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे जाहिर बात है कि यही है कि आपको बाउंड या पाबंद नहीं किया जाता। बरतानिया का देख लें, अमेरिका का देख लें, दीगर ममालिक का देखें जहाँ जमहूरियत पसंद जो एक निज़ाम है, ये जमहूरी निज़ाम है। जहाँ पे आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से, तो अफसार साहब, अब मैं ये कल ही देख रहा था कि इनके एक पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये 25 या 23 के बाद ले जाए आइनी तरमीम तो फिर हम अपना एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे। पहले तो सवाल इनसे ये रखा जाए कि एहतजाज है किस लिए, किससे आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर किससे ये आज़ादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान की कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो हमने इस मौजूदा हुकूमत ने गलत क्या पॉलिसीज दी हैं, क्या इन्फ्लेशन रेट कम नहीं हुआ, क्या पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, क्या शायद खुर्दनोश की चीजें उनमें खातिर कमी नहीं। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था इस इन आइनी तरमीम के हवाले से कि इनकी टाइमिंग पर एतराज़ है, आर्टिकल 63A के फैसले की टाइमिंग पर एतराज़ है। भाई ये बताएं कि आप लोग पहले भी तो ये तरमीम ला सकते थे या कुछ अरसे बाद भी ला सकते थे, इस पे आपके पास क्या जवाब है अपोजिशन के लिए? जी, मैं ये बिल्कुल यही आपसे गुजारिश करूंगा कि हम जब रिजर्व सीट्स का मामला था या माइनॉरिटी या खवातीन की सीट्स थी, जब हमारा हाउस कंप्लीट हो चुका था, फिर तो हम किसी भी टाइम ये लेके आ सकते थे। लेकिन हमने बेहतर समझा, क्योंकि मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस पूरे लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को चेयर कर रहे थे और लॉ मिनिस्टर साहब इसको लीड कर रहे थे। तो ये तमाम तर मसवदा, और मैं खुद मेंबर हूँ उस लॉ रिफॉर्म्स कमेटी का, और हमारी मीटिंग्स मार्च अप्रैल से शुरू हुई हैं। कुछ मीटिंग्स लाहौर होती थी, कुछ यहाँ पे होती थी, एंड ऑन एंड ऑफ, क्योंकि हमने अपना पहले होमवर्क कंप्लीट करना था। और आपको याद होगा मई के महीने में जब लेकिन आपने हाँ, तो उस पे अदलिया को बताया था, और इसलिए नहीं बताया था अदलिया को ऑन बोर्ड लेने का, इसलिए मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कल फरमाया है कि हुकूमत की गलती ये है कि तरमीम पे काम हुआ नहीं था, होमवर्क मुकम्मल था नहीं, और इजलास बुलाया नहीं, सियासी जमातों को एतमाद में लिया नहीं, और अदलिया के कान में जाके फूंक मार दी कि जी हम ये करने लगे हैं। उसके कुछ दिन बाद ही, 2-3 दिन बाद ही वो रिज़र्व सीट का केस लग गया, जो कि पहले बाद में लगना था लेकिन जल्दी लगा लिया जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, और फिर वो फ़ैसला दे दिया। तो आप नहीं समझते कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, वो इंतहाई नाकिस थी? मैं नायल नहीं कहता, चलें नाकस तो थी ना, जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल किया है। देखिए अफसार साहब, आई टेक एन एक्सेप्शन टू बिलावल साहब स्टेटमेंट, और वजह उसकी ये है कि हमने इन गुड फेथ एंड गुड विल जो है, हमने एक अपनी साफ नीयत के साथ, हम उनके बिल्कुल, जब JCP की मीटिंग हुई तो हमने उनको बताया और हमने उनको कहा कि ये इस तरह हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, लेकिन इन गुड फेथ, ना हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव था। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने उनसे अगर जिक्र किया, बिकॉज डायरेक्टली इफेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को ही करेगा, और हमने अपनी अच्छी और साफ नीयत के साथ उनको ये बताया। अब उसका अगर कोई गलत मतलब ले ले या उसको हमारी कमजोरी समझ बैठे, तो जाहिर बात है कि ये बात बड़ी गलत होगी और ये गलत तासुर होगा।
हम अभी भी आईनी तरमीम के लिए जो ब्रॉडर कंसेंसस है वो डेवलप कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी, इत्तेहादियों के साथ भी, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ भी, और कतई ऐसी कोई बात नहीं है। आईनी तरमीम आनी है, आईनी तरमीम बिल्कुल वक्त की जरूरत है, और आईनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मंडे और ट्यूसडे को, ये ठीक है, ये बात मैं यहाँ तक आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये आपका हक है, पार्लियामेंट का हक है। आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा नाकिस रही है। अब आपने पीर मंगल को इजलास भी बुलाया है और अभी आप कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में कर लेंगे, तो पीर मंगल को इजलास क्यों बुलाया है अगर आप अभी भी आपकी तैयारी नहीं है और अभी तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं है? तो देखिए अफसार साहब, अभी तो कंफर्म नहीं है कि पीर और मंगल को इजलास होगा या पीर या मंगल को इजलास होना है। इसमें हतमी कोई बात नहीं हुई और न ही कोई सर्कुलर जारी हुआ है, न ही कोई जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है वो भी प्रेसिडेंट ने कॉल भी नहीं की। तो ये चैन गोइयां या अफवाहें तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन जाहिर बात है जब हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा, जब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ये तमाम तर मसवदे अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से आ जाएंगे जो अपने अपने मसवदों पे अब काम कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो सजेशंस आएंगी वो तमाम तर चीज़ें हम टेबल पे रखेंगे। उनका एक फिर वन डॉक्यूमेंट बनेगा, वो एक मसवदा होगा और फिर वो पेश होगा। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि मंगल को होगा या सोमवार को होगा। दिस इज येट टू बी सीन। जब हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कोई भी किसी किस्म की आईनी तरमीम को टेबल नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रॉडर कंसेंसस रीच नहीं कर लेते तमाम अपोजिशन भी और इत्तेहादियों के साथ भी। तो इसमें आपको, आपके ख्याल में आपको JUI के साथ कामयाबी मिलेगी? आप वो आपके साथ ऑन बोर्ड आएंगे? देखिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिन आईनी तरमीम या जिन नुकात पे हमारा एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है, हो सकता है कि हम उन नुकात को आगे लेके चलें, और बाकी जो आईनी तरमीम है जिन पे अगर कोई बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इत्तेहादियों की या अपोजिशन के कुछ लोगों की, बिकॉज हमारा जो एक मकसद है वो ये है कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ, कसरत राय के साथ, जिस पे किसी को एतराज़ ना हो तो सकता है मे बी इसको दो फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अच्छा, एक आपसे आखिर में सियासी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये ज़रा आप ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ फरमाया है आज समा से बात करते हुए, एक सेंटेंस है, ज़रा वो सुन लें, फिर मैं उस पर आपका तबसरा लेना चाहता हूँ। वतन अजीज़ को इस शख्स से ख़तरा है, इसके साथ जो ग्रोह है उससे ख़तरा है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि वतन अजीज़ को इस शख्स यानी इमरान खान से ख़तरा है और उसके साथ जो ग्रोह है उससे ख़तरा है। ये उसके साथ जो ग्रोह है, ख्वाजा साहब का इशारा किस तरफ है? क्या अभी तक कोई ग्रोह खान साहब को सपोर्ट कर रहा है जो मामलात संभलने आपसे संभाले नहीं जा रहे? हुकूमत में तो बड़ी ताकत होती है, रियासत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन अभी तक मामला संभल नहीं पा रहे। तो कौन सा ग्रोह है वो, अभी तक उसको आप काबू क्यों नहीं कर पाए? देखिए एक ग्रोह नहीं है अफसार साहब, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ ख्वाजा साहब ने जो बात की, होल हार्टेडली मैं उसको सेकंड भी करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये ग्रोह मुख्तलिफ जगहों पे पाया जा रहा है, और ये ग्रोह एक किसी कोई कह लें कोई ग्रुप नहीं है। ये बेसिकली इस कल्ट फॉलोइंग या लाइक माइंडेडनेस जो लोग हैं जो जहनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, जो किस जगह पे पाया जाता है, किस किस इदारे में पाया जाता है? देखिए वो इदारे आपके सामने हैं, जिस तरह वो मुत्तफिक हो के जो ग्रुपिंग हुई है, जो पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जब आपको सियासत करनी है और आपको सियासतदान भी नहीं बनना या सियासतदान भी नहीं कहलवाना और आप बड़े मनसब पे बैठे हों, तो जाहिर बात है वो ग्रोह है, उसकी भी बात की जा रही है। उसके अलावा दीगर जो ग्रोह हैं, खा वो इनकी जमात के लोग हों या उसके अलावा हों, खा वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या दीगर जगहों पे हो या दीगर इदारों में हो, क्योंकि कुछ लोग तो पकड़े जा चुके हैं, कुछ लोग अभी पकड़ना उनका बाकी है, और जाहिर बात है द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और ये तमाम तरह जो है ठीक है, हम आपके लिए बेस्ट विशेस कहते हैं कि कुछ तो आपने पकड़ लिए कह रहे हैं और कुछ पकड़े जाएंगे। वो कब तक और उस वक्त तक क्या मुल्क के अजीज़ के हालात यही रहेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल इस बात पर है कि काजी फैसल साहब पर तनकीद तो बहुत होती है बगैर उनके किसी कसूर के। कसूर तो उनका एक है जो मैंने बताया था कि वो बर्दाश्त बहुत कर जाते हैं अपने ऊपर तनकीद, किसी से इंतकाम नहीं लेते, लेकिन उनके फ़ैसलों की सब तारीफ़ कर रहे हैं, कहते कानूनी आईनी है। उनके मुखालफिन भी कह चुके हैं अब ये आर्टिकल 63A का। अब एतराज़ क्या है? टाइमिंग पे। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और अब वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और बदकिस्मती से एडिटोरियल आज का उन्हीं इश्यूज़ पे है जो आप इस मुल्क में देख रहे हैं
कि यहाँ पे हंगामा है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है। PTI ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। डी चौक में पहुँचना लाजमी है और वजह यह है कि हुकूमत आइनी तरमीम ना कर सके, कह ये रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको तबाह करने की जो कोशिश है। हम आपको ये बता दें कि जो फैसला आया आर्टिकल 63A के तहत, उसके बाद हुकूमत इस पोजीशन में शायद बेहतर तौर पे आ गई है कि वो आइनी तरमीम ला सके। और ये क्या है, लेकिन इसके बावजूद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के से बुक्स लोगों का इतना ज़्यादा है कि तमाम उनके मुखालफिन भी ये तस्लीम कर गए हैं कि ये जो आर्टिकल 63A का फ़ैसला दिया है कल अदालत ने, वो दुरुस्त है, वो आइन के मुताबिक है, इसकी ज़रूरत थी, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। तो आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, ये उन पे ऑब्जेक्शन, काजी के बारे में बुक्स है तो ऑब्जेक्शन करनी है, कुछ भी कर लें। क्यों? इसलिए कि काजी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, किसी के खिलाफ बुक्स नहीं रखता, बर्दाश्त करता है बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ। कल भी अदालत में एक PTI के छोटे से वर्कर ने, उनके यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने वकील की और उनके खिलाफ बदतमीज़ी की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे जेल नहीं भिजवाया। साकिब निसार होता तो इन्हें लग पता जाता या कोई और होता। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ आर्टिकल 63A की बैकग्राउंड क्या है और इसकी टाइमिंग पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है, और ये दोगली पॉलिसी क्यों है कि टाइमिंग पर इस वक्त एतराज़ किया जा रहा है, जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने तमाम पेंडिंग केसेस सुने जिसमें 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, उन्होंने बुलाई। काजी साहब ने कभी नहीं किसी ने कहा टाइमिंग ऐसी क्यों है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत अपने इख्तियारात कमेटी को दिए, किसी ने नहीं कहा टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के आने के बाद कमेटी तब्दील की, किसी ने टाइमिंग पे एतराज़ नहीं किया। कोर्ट नंबर 1 के केसेस की बराह रास्त समात दिखाई गई TV चैनल्स पे, किसी ने नहीं कहा टाइमिंग ख़राब है। पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, और ये जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो फैसला दिया, जो 10-12 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था रेफरेंस, उस पर किसी ने नहीं कहा टाइमिंग गलत है। संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी, किसी ने टाइमिंग पे बात नहीं की। कायदे रेजिडेंसी के पास उन्होंने अपनी ज़मीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया की, किसी ने टाइमिंग पे एतराज़ नहीं किया। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया, किसी ने टाइमिंग पर एतराज़ नहीं किया। मुबारक अहमद सानी ज़मानत केस सुना, किसी ने टाइमिंग पर एतराज़ नहीं किया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पे एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, टाइमिंग पर एतराज़ नहीं हुआ। नैब तरामीम नज़रसानी दरख्वास्तों में मरकज़ी फैसला मुअत्तल करके तरामीम को बहाल कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त पे उनको वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार पेश होने की इजाज़त दी काजी फ़ाइज़ ईसा ने, किसी ने टाइमिंग पर एतराज़ नहीं किया। तो लेकिन अब टाइमिंग पर एतराज़ क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बता दें। तो छोटी सी बैकग्राउंड, इस केस का आगाज़ हुआ सदर से डॉक्टर आरिफ अलवी 21 मार्च 2022 को, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी और एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी कि बताएं आर्टिकल 63A के तहत मुनहरफ अरकान का वोट किस तरह से गिना जाएगा, क्योंकि डर था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम इत्मीनान आ रही है उसमें बहुत सारे अरकान हिज़्ब इख्तिलाफ़ का साथ देंगे, जो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और उस बेंच की सरबराही जो थी वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की, जिसमें एजाजुल हसन थे, मुनीब अख्तर थे, मुअज़्ज़ल आलम मियां खैल थे और जमाल खान मंदुखैल थे। उसमें उन्होंने शदीद सियासी बहरान के दौरान ये सुना गया केस, और उसके ज़ाहिर असरात बहुत ज़्यादा होने थे हुकूमत पर भी, अपोजिशन पे। और सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को फैसला दिया 3-2 की अक्सरियत से, जिसमें उन्होंने कहा गया कि किसी भी जमात के मुनहरफ रुकन या अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिया गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। से रुकन की नाअहली भी उन्होंने कर दी। तो दोनों चीज़ें उन्होंने कर दी, और ये अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। जस्टिस मज़हर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया और इन्होंने कहा कि ये रीराइट किया गया है आइन, जिसके पंजाब हुकूमत पे हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई, परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर बन गए। नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई PDM की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जो 2 साल 3 महीने पेंडिंग पड़ी रही, टाइमिंग पे किसी ने नहीं एतराज़ किया। अब आके वो उठाई गई और उस पर फैसला दिया। और काजी साहब को ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किलात में, आजमाइशों में उन्हीं लोगों को डालता है जिनके दिल बड़े होते हैं, जो वफा वाले होते हैं। उन पर मुश्किलात भी ज़्यादा आती हैं, उनकी वफा आजमाई भी जाती है, उनकी बर्दाश्त आजमाई भी जाती है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहना ये हौसले वालों का काम होता है, और काजी साहब में ये हौसला है। अल्लाह ताला उनके लिए
बेहतरी करे, इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।